Dear students, class 9th, हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, पार्ट थर्ड। पिछले पार्ट में हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था कि फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, कि फ्रांस है ना कैसे एक संवैधानिक राजतंत्र है ना होता है, उसके बारे में बताया था। अब आज इससे आगे हम कि फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, कि फ्रांस है ना राजतंत्रात्मक शासन को कैसे छोड़ता है और एक लोकतंत्र या गणतंत्र है ना कैसे बनता है, वो इससे इस वीडियो में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ये जो सिचुएशन थी फ्रांस की, वो लगातार कई वर्षों तक है ना जो लुइस 16 के काल तक उसने अपने हस्ताक्षर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, और उसने ना अपने आप को सीक्रेट नेगोशिएशंस ऑफ रसिया, जो रसिया का जो राजा था उसके साथ है ना गुप्त रूप से ना सहयोग प्राप्त किया था, और उसके जो पड़ोसी जो कंट्रीज़ थे, देश थे, उनके शासकों के साथ भी वो इस फ्रांस के इस डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा वो चिंतित थे, और उन्होंने भी है ना एक योजना बनाई और है ना कुछ टुकड़ियाँ इन घटनाओं को देखने के लिए कुछ टुकड़ियाँ उन्होंने है ना फ्रांस भेजी, और 1789 तक 1789 की गर्मियों तक उन्होंने है ना इस बात को नोट किया कि ये कैसे घटित हुआ। नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, 1792 के अंदर नेशनल असेंबली गठित हुई और उसने है ना वोटिंग की रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। हजारों जो स्वयंसेवक थे जो छोटे छोटे राज्यों के, उन्होंने है ना आर्मी के साथ वो सम्मिलित हो गए। उन्होंने देखा कि लोग, राजा और जो अरिस्टोक्रेसीज थे, जो वीआईपीज थे, जो उनके गणमान्य सदस्य थे, उनके विरुद्ध एक संघर्ष को ना, एक युद्ध को ना लोगों ने देखा, जिसके अंदर ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर ये युद्ध जारी रहा। देशभक्ति के गीतों के मध्य इन्होंने जो मार्शलाइज कंपोज्ड बाय द पोइट रॉगेट, एक कवि रॉगेट नाम का हुआ था, उसने है ना मार्शलाइट ऐसे देशभक्ति के गीत है ना वो विकसित किए। मार्शलाइज इज नाउ द नेशनल एंथम फ्रांस, और ये जो मार्शलाइज है वो आज भी जो वो देशभक्ति का गीत है, उस व्यक्ति के द्वारा जो पोइट था रॉगेट डी इज़राइल, इसके द्वारा जो बनाया हुआ आज भी इनका नेशनल एंथम फ्रांस का है ना वो आज भी इन्होंने रखा है। इस प्रकार से ये रेवोल्यूशनरी, ये क्रांति, इसने बहुत सारे लॉसेज, बहुत सारा इन्होंने है ना खोया, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, आर्थिक परेशानियों को झेला यहाँ के लोगों ने, और बहुत सारे फाइटिंग एट द फ्रंट वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ द अर्निंग ए लिविंग, और है ना इस प्रकार से फ्रंट में सामना करना पड़ा फाइटिंग का। औरतों को भी अपने घरों को छोड़ना पड़ा, और इसके लिए टास्क है ना उन्होंने करना पड़ा, अर्निंग ऑफ लिविंग का, अपनी जीविका कमाने के काम को है ना औरतों ने भी है ना, उनको भी है ना छोड़ना पड़ा, और लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली, अपने परिवार की देखभाल के काम को उनको भी है ना सैनिकों के साथ है ना युद्ध में समाहित होना पड़ा। विशाल सेक्शन के अंदर जो पॉपुलेशन थी, वो जनसंख्या थी, कन्विंस्ड, उसने इस बात को कन्विंस्ड किया, और वो भी है ना आगे साथ साथ इससे जुड़ गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, 1791 का जो संविधान था, इसने भी एक पॉलिटिकल राइट्स, एक राजनीतिक अधिकार दिया लोगों को। सबसे अधिक जो सफलतम कुछ ऐसे क्लब या कुछ ऐसी संस्थाएं थीं
जिनमें एक जैकोबिन्स नाम की थी, विच गॉट इट्स नेम फॉर्म ऑफ द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ द सेंट जैकब इन पेरिस। तो सेंट जैकब के नाम से पेरिस के अंदर जैकोबिन्स संस्थाओं को उन्हें जन्म दिया। औरतें भी इसके अंदर थ्रू आउट दिस पीरियड, इस काल के अंदर अपने खुद के उन्होंने क्लब बनाए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का जो सेक्शन 4 था वो विल टेल यू, वो आपको बताया कि अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स, कि उनकी कितनी ज़्यादा क्रियाकलाप और उनकी मांगें थी। और ये जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, ये मुख्य रूप से समृद्धशाली सेक्शन, समाज के जो समृद्धशाली लोग थे उसमें से आते थे। और इन्होंने इसमें कुछ स्मॉल शॉपकीपर्स भी थे, आर्टिसंस कुछ कलाकार भी थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स पेस्ट्री बनाने वाले रसोइये थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे। तो इस प्रकार के लोग हैं इस जैकोबिन क्लब के सदस्य बन गए। इनका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर्स नाम का व्यक्ति था। और एक लार्ज ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है डॉक वर्कर्स का भी था। और स्पेशली इसमें ना नोबल्स भी थे और समाज के फैशनेबल भी लोग भी थे। इसके अलावा ये जैकोबिन जो थे केम टू नो एज द सेंस क्लोटर्स, इनको सेंस क्लोटर्स के नाम से भी जाना गया। 1792 के समर के अंदर, गर्मियों के अंदर, जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए ह्यूज नंबर ऑफ पार्सियंस। तो इन्होंने जो पार्सियंस थे, जो पेरिस में रहने वाले लोगों थे, उनको है ना एक बहुत तगड़े इंस्ट्रक्शन भी दिए। और इस प्रकार एक नई गवर्नमेंट, एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली का है ना जन्म हुआ, जिसका कन्वेंशन के नाम से इन्हें पुकारा गया। और 21 सितंबर 1792 को यह मोनार्ची एबोलिस्ट समाप्त कर दी गई और डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक, और फ्रांस को एक गणतंत्र या लोकतंत्र वो घोषित कर दिया गया। अब आता है राइन ऑफ टेरर, भय का साम्राज्य। ये जो पीरियड था वो 1793 से लेकर के 1793 से 1794 के अंदर ये राइन जो भय का साम्राज्य है ना स्थापित हो गया था। रॉब्सपियर्स फॉलोड ए पॉलिसी, इन्होंने एक नीति पॉलिसी बनाई जो सेवर कंट्रोल, जिन्होंने बहुत सारे कंट्रोल रखे, नियंत्रण रखे, बहुत सारे पनिशमेंट भी दिए इन्होंने। रॉब्सपियर्स गवर्नमेंट, इन्होंने लो प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस, इन्होंने अधिकतम जो पारिश्रमिक थे और जो कीमतें थी उनको है ना अधिकतम का स्थान मतलब अधिक से अधिक है ना कम करने की कोशिश की। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड, मीट और ब्रेड जो है ना उनको राशन के तहत कर दिया गया। अब आता है ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, एक रूल्स डायरेक्टरी सीधा शासन है ना फ्रांस के अंदर लागू हो गया। और इसके अंदर नेपोलियन बोनापार्ट, एक जो मिलिट्री डिक्टेटर था जो नेपोलियन बोनापार्ट का था, उसके उदय हुआ। और ये जो चेंजेस इसने ना सरकार को बिल्कुल बदल के रख दिया और आइडल्स ऑफ द फ्रीडम, स्वतंत्रता के आइडल्स को लोगों को समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि डिड वीमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या औरतों ने भी एक क्रांति को रखा, मतलब कि औरतों ने भी इस क्रांति के अंदर भाग लिया या क्या रखा, ये इसका हेडिंग है। क्योंकि भाई औरतों ने भी क्या सहयोग दिया वो इसमें क्या बता रहा है इस हेडिंग के तहत। ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर के अंदर दिस पॉइंट इज़ वन ऑफ द मैनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर 1789। ये 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं में से एक घटना को है ना बताता है कि जब व्हेन वीमेन मार्च टू वर्साइल,
कि जब औरतों ने है ना वर्साइल की ओर अपने कदम बढ़ाए थे और बोर्ड द किंग बैक विद देम टू पेरिस, और पेरिस के अंदर है ना अपने राजा के साथ है ना राजा को वो वापस लाए थे। तो इस फिगर से हमें देख कर के ये लगता है कि औरतों ने भी है ना फ्रांस की इस रिवॉल्यूशन के अंदर है ना बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई थी। शुरुआत में है ना इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में है ना भाग लेने वाले प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया उन घटनाओं में। और इसके अलावा ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, तीसरे स्टेट की जो धनाढ़ महिलाएं थीं या उनकी जो पुत्रियां थीं नोबल्स की, इन्होंने एक कन्वेंट एक विचार है ना रखा कि आफ्टर विच देयर फैमिलीज, कि उनके बाद उनका जो परिवार अरेंज दे मैरिज फॉर देम, कि भाई उनका जो परिवार है ना वो आपस में है ना मैरिज के उनके बीच में शादियाँ बनाने को इंतज़ाम करेगा। वर्किंग वीमेन, जो काम करने वाली महिलाएं थीं, हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, उन्होंने अपने परिवारों की ध्यान रखने के लिए काम किया। जैसे वर्किंग वीमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज दैट इज कुक, फैच वाटर, जैसे है ना खाना बनाने का काम, पानी जाकर लाने का काम, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, और है ना रोटी के लिए लाइन में खड़ा होना, राशन के लिए लाइन में खड़ा होना, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, और बच्चों की देखभाल करने का काम। इसके अलावा जो शुरुआती वर्ष थे इसके अंदर रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है ना ये क्रांतिकारी जो सरकार थी, इसने इंट्रोड्यूस लॉज, कानूनों को जन्म दिया। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी, स्कूलिंग बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिए गए। इसके अलावा जो वीमेंस थी स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और जो औरतें थीं वो समान रूप से राजनीतिक अधिकार को रखने के लिए संघर्ष करती रही। हाउएवर है ना कंटिन्यूड, और इस प्रकार से लगातार ड्यूरिंग द राइन ऑफ द टेरर, इस भय के वातावरण में द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डिंग क्लोजर ऑफ द वीमेंस क्लब, इस प्रकार से है ना वीमेंस के क्लब जो है ना वो स्थापित किए गए। एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और उनकी राजनीतिक जो एक्टिविटीज़ उनका प्रतिबंध लगा दिया गया। वीमेंस मूवमेंट, इस प्रकार औरतों के जो आंदोलन थे फॉर वोटिंग राइट्स, वोट डालने के अधिकार के लिए, एंड इक्वल वेजेज, और समान मजदूरी के लिए, कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स, ये है ना लगातार 200 वर्षों तक है ना ये चलते रहे। इस प्रकार अब 1946 के अंदर वीमेन इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर जो औरतें थीं वन द राइट टू वोट, उन्हें वोट डालने का अधिकार है ना प्राप्त हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, द एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी, दास्ता की एवोल्यूशन, दास्ता का त्याग, मतलब गुलामी का है ना गुलामी का त्याग, ये इसका हेडिंग है। तो इसके अंदर सबसे मोस्ट रिवॉल्यूशनरी, सबसे जो क्रांतिकारी जो सामाजिक सुधार के रूप में जैकोबिन राइम्स द एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज, इन्होंने जो फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर जो दास्ता का परित्याग करना था वो सबसे बड़ा है ना इन्होंने सुधार किया इन रिवॉल्यूशन क्रांतिकारियों ने। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिन, गार्डुलोफ एंड सेंट डोमिंगो, ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे। ये जो नाम था, एक तो कैरिबियन था, एक मॉरिक था, एक गार्डुलोफ था, एक सेंट डोमिंगो था। तो ये जो सप्लायर्स थे ऑफ कमोडिटीज़, जो डेली की जो सुविधाएं थी उनके लिए, सच है जैसे टोबैको है, तंबाकू है, इंडिगो है, नील है, शुगर है, चीनी है, कॉफ़ी है, ये इत्यादि के सप्लाई करने वाले व्यक्ति थे। और जो रिलेक्टेंट ऑफ द यूरोपियंस एंड वर्क इन डिस्टेंट अनफेमिलियर लैंड्स मेंट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर, तो इन लोगों के लिए जो लेबर की जो शॉर्टेज थी और ज़मीन अनफेमिलियर और अपरिचित जो ज़मीन थी ऑन द प्लांटेशंस, इनके प्लांटेशन लगाने के लिए, तो दिस वाज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव, इस प्रकार से एक है ना ट्रायंगुलर त्रिकोणीय स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। तो यूरोप के अंदर, अफ्रीका और अमेरिका के अंदर है ना एक
रेक्टेंगुलर स्लेब बनी, तीनों महाद्वीप कॉन्टिनेंट है ना मिल करके इन्होंने इस प्रकार की है ना एक स्लेव ट्रेड को जन्म दिया। ये जो स्लेव ट्रेड थी इसने 7th सेंचुरी के 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी के अंदर जो मर्चेंट्स थे उन्होंने पोर्ट्स ऑफ द बोडेक्स ऑफ द नेंटेक्स, और जो बोडेक्स का जो पोर्ट था, बंदरगाह था, उसमें अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीका के किनारे पर इन्होंने स्लेव्स गुलामों को ख़रीदना शुरू किया फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस, जो लोकल बस्तियां थी उनमें से, एंड लैंडेड एंड सेकल्ड, और उनको है ना जो ब्रांडेड थे और जो सेकल्ड थे, जो स्लेव्स थे, वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, उनको है ना ज़बरदस्ती से अपने अपने जहाज़ों पर है ना पैक कर दिया गया। फॉर 3 मंथ लॉन्ग वॉयज, 3 महीने की एक लंबी समुद्री यात्रा को पार करते हुए अटलांटिक टू कैरिबियन, वो अटलांटिक से होकर के कैरिबियन तक है ना उनको ले गए। देयर वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स, और ना वो जो प्लांटेशन के जो मालिक थे उनको उन्हें बेच दिया गया उन गुलामों को। और पोर्ट सिटीज़ लाइक जैसे बोडेक्स थे और एक नैंटीज़ थे, ओवर द इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी, वो है ना अपने आर्थिक रूप से ना वो उन गुलामों को बेच कर सुदृढ़ हो गए टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड, और इस प्रकार गुलामी का जो है ना व्यापार है ना वो काफ़ी सक्सेस हो गया। इसमें सबसे पहले आता है नेपोलियन ने इस रेंटक्स्ट स्लेवरी, इस गुलामी की जो व्यवस्था थी इसके ऊपर है ना अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और है ना अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज, जो अफ्रीका के जो नीग्रो जाति के लोग थे उनको है ना परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनको उनके आर्थिक इंटरेस्ट के लिए है ना फुसलाना शुरू किया, और इस प्रकार से स्लेवरी वाज फाइनली एबलिश्ड, ये स्लेवरी है ना अंतिम रूप से फ्रांस के अंदर 1848 के अंदर समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये जो रिवॉल्यूशन था और प्रत्येक लोगों का जो एवरीडे की जो लाइफ थी, इसके अंदर वन इम्पोर्टेंट लॉ, एक महत्वपूर्ण जो कानून था वो केम इनटू इफर्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल ऑफ द समर ऑफ द 1789, 1789 का जो समर था इस बस्टाइल के अंदर, उसके तूफान के बाद एक महत्वपूर्ण कानून है ना वो अस्तित्व में आया। ओल्ड राइम, जो पुराना जो शासन था, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, इसको ना रिटल मटेरियल के अंदर और सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, प्लेज है, पुस्तकें हैं, अखबार है, नाटकें हैं, ये कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड फॉर द सेंसस ऑफ द किंग, तो राजा की जो सेंसस के द्वारा जो अप्रूव्ड किए जाते थे उनको है ना बिल्कुल पब्लिश कर दिया गया, लोगों के लिए है ना खोल दिया गया। अब राजा का दखल देना है ना बंद हो गया। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, और मैन एंड सिटीजन, और आदमी और नागरिकों के जो अधिकार थे उनको है ना प्रोक्लेम्ड है ना घोषित कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण देने की स्वतंत्रता, एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट, और एक है ना प्राकृतिक अधिकार को व्यक्त करने का उनको सुविधा दे दी गई। न्यूज़पेपर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, बुक्स हैं, प्रिंटेड पिक्चर्स हैं, फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस, ये सारे के सारे है ना फ्रांस के कस्बों के अंदर फ्लडेड, उनको है ना जो प्रिंटेड पिक्चर्स थी उनको है ना बहा दिया गया। फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, इस प्रकार से पूरे देश के अंदर तेज़ी से ना इसका विकास हुआ। कंक्लूजन के रूप में आता है कि इन 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट है ना क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का है ना बादशाह नियुक्त किया, और उसके बाद में है ना जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीजेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की है ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना चीज़ और आदर्श बन गए कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक, अर्थात स्वतंत्रता और है ना लोकतंत्र का विस्तार हुआ। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप, और धीरे धीरे है ना ये फ्रांस से पूरे यूरोप के अंदर है ना फैल गया। और वेयर फेडरल सिस्टम, और ये जो फेडरल सिस्टम वर एबलिश्ड,
जो है ना राजतंत्रात्मक जो शासन था वो समाप्त हो गया। कॉलोनाइज्ड पीपल्स है ना रिवर्क द आइडिया ऑफ द फ्रीडम, और इस प्रकार से है ना उपनिवेशवादी लोग है ना स्वतंत्रता को के लिए दोबारा से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये आपका चैप्टर यहाँ दी एंड होता है, समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है ना उसमें आपके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर है ना वो मैं आपको फिर भेज दूँगा। थैंक यू।